वेलकम डियर स्टूडेंट, एसयूएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम सोशल साइंस की बात कर रहे थे और हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था कि किस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने जो मंगोलों के आक्रमण हुए उनको संभाला है, किस प्रकार प्रशासनिक व्यवस्थाएं उन्होंने की और इतिहासकारों ने उस व्यवस्था को सफल कहा। ठीक है, तो काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। क्लास 7th सोशल स्टडी पार्ट 3 पढ़ रहे हैं, दिल्ली के सुल्तान। पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से मंगोलों के आक्रमणों को उन्होंने रोका। इतिहासकारों ने इनके आक्रमणों को उन्होंने सफल कहा कि बिल्कुल जो आक्रमण हुए उन आक्रमणों को किस प्रकार से रोका गया वो बिल्कुल सही तरीका था। ठीक है, तो ये बात हो गई थी। अब अपन पढ़ेंगे कि जो मोहम्मद तुगलक था उसके समय जो आक्रमण हुए मंगोलों के, वो जो आक्रमण हुए उनको किस प्रकार रोका। तो मोहम्मद तुगलक इसने मंगोलों के आक्रमणों को किस प्रकार रोका। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रकार आक्रमण को रोकने के लिए किस प्रकार सैन्य व्यवस्थाएं, किस प्रकार गैरिसन शहर बसाया, किस प्रकार अपने सैनिकों के पेट भरने के लिए व्यवस्थाएं लागू की। तो ये जो कार्य हैं प्रशासनिक, वैसे तुगलक ने कौन से कार्य किए उनकी बात करेंगे। तो जो पहला काम है कि जब भी इन पर आक्रमण हुए तो जो पहला आक्रमण हुआ उसमें मंगोलों की हार हुई। तो मोहम्मद तुगलक को लगा कि भाई मंगोलों की हार हुई है, तो तुगलक को अपने सैनिकों पर एक विश्वास था कि हमारे सैनिक एक व्यवस्थित काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उनको अपने संसाधनों पर और सैनिकों पर इतना विश्वास था कि पहला जो आक्रमण हुआ उसमें जब मंगोलों की हार हुई तो उसने फिर मोहम्मद तुगलक ने जो ट्रांस ऑक्सियाना था उस पर आक्रमण करने के लिए एक तरह से सेना की और सेना की व्यवस्था की और योजना बनाई। ठीक है, तो ये जो कदम था आक्रमण करने वाला जिसकी अपने बात की है कि जब पहला आक्रमण हुआ मंगोलों का, किस पर, मोहम्मद तुगलक पर, दिल्ली पर, तो उसमें जो मंगोल हैं वो क्या हुए, परास्त हुए। जब वो परास्त हुए, उनकी हार हुई, तो मोहम्मद तुगलक को लगता है कि जो हमारे संसाधन हैं, सैनिक हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, वो उत्तम श्रेणी के हैं और इस संसाधनों पर इसको विश्वास था। और इसी विश्वास के बलबूते पर मोहम्मद तुगलक ने यहाँ तक कि जो ट्रांस ऑक्सियाना था उस पर आक्रमण करने की योजना बनाई। मतलब मंगोलों ने जिस जगह पर आक्रमण किया वहाँ उनकी हार हुई और वहाँ के सैनिकों ने, मोहम्मद तुगलक के सैनिकों ने जहाँ से मंगोल आए हैं उन पर आक्रमण करने की योजना बनाई। ये एक तरह से बड़ी बात है। और खैर आगे क्या हुआ, लेकिन हमले होते गए और ये जो योजना थी दरअसल असफल रही, क्योंकि इसके तहत अपन काफ़ी आगे पढ़ेंगे। लेकिन जैसे आपने पढ़ा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी नामक गैरिसन शहर बसाया अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए, लेकिन मोहम्मद तुगलक ने इस प्रकार का कोई शहर नहीं बसाया। तो पहली बात ध्यान रखनी है कि गैरिसन शहर नहीं बसाया, बल्कि दिल्ली का जो उत्तरी भाग था वहाँ पर इन सैनिकों को सुरक्षा के लिए उन्होंने एक प्रकार से वहाँ सैनिक अड्डा बना दिया और सैनिक छावनी बनाई, दिल्ली एक कुहना। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि दिल्ली ए कुहना, दिल्ली के जो बड़े 4 शहर हैं उसमें से एक शहर ये भी था, दिल्ली एक कुहना। यहाँ पर सैनिकों को बैठाया गया, रखा गया और यहाँ पर इन्होंने एक सैनिक छावनी बनाई। सैनिक छावनी मतलब ये हुआ, सैनिक छावनी का मतलब ये होता है
कि जिस जगह पर सैनिक रहते हैं, खाते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है, वो इलाका उन्होंने बना दिया। बात समझ में आ रही है आपको? आपको ये समझना है कि जब मंगोलों का दिल्ली पर आक्रमण हो रहा था, जब मोहम्मद तुगलक वहाँ के सुल्तान थे, तो अपनी सैन्य शक्ति को सुरक्षा के लिए उन्होंने, देखो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, श्री नामक जगह पर गैरिसन शहर बसाया था, मतलब श्री नामक गैरिसन शहर बसाया। लेकिन मोहम्मद तुगलक ने सैनिकों की सुरक्षा के लिए उन्होंने सैनिक छावनी बनाई दिल्ली एक कोना, और यहाँ पर जो लोग रह रहे थे उनको दिल्ली के दक्षिण की जो राजधानी है दौलताबाद, वहाँ भेज दिया। बात समझ में आ रही होगी? अब आपको क्या समझना है? आक्रमण हो रहा है, सैनिकों की सुरक्षा के लिए यहाँ जगह, इस जगह पर क्या करी, सैनिक छावनी बनाई। तो दिल्ली एक कोना पर जो सैनिक छावनी बनाई है, यहाँ के जो लोग थे उनको दौलताबाद भेज दिया गया। अब ये लोग पैदल गए हैं तो लोग क्या हो गए, नाराज़ हो गए। और इसी दौर में जब यहाँ ये सैनिक रह रहे थे, इनके खाने पाने की व्यवस्था के लिए यहाँ अनाज लाया जाता था, और इसी बीच में इसी जगह पर अकाल भी पड़ गया। क्या पड़ा? अकाल पड़ा। मतलब सैनिकों की सुरक्षा के लिए जो सैनिक छावनी बनाई है, जिस जगह पर ये सैनिक छावनी रह रही है, वहाँ पर अकाल पड़ गया और इन लोगों को दक्षिण की जो राजधानी है वहाँ पर भेज दिया, दौलताबाद। अब खिलाने के लिए अनाज इकट्ठा किया जाने लग गया, और सुल्तान इसके अलावा और भी एक्स्ट्रा कर लगाने लग गया, क्योंकि सैनिक ज़्यादा हैं तो उनको खिलाने के लिए सामग्री, अनाज भी ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा अनाज चाहिए तो फिर अनाज कहाँ से लाए? तो लोगों से कर वसूलने की जो दर थी वो ज़्यादा बढ़ाई गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अनाज आए। लेकिन इसी बीच में दुर्भाग्य से अकाल पड़ा। भाई किसान लोग कर देते हैं, खेती से जो उपज आती है उसके आधार पर देते हैं, उसी से तो कर देंगे। और जब अकाल ही पड़ गया तो खेती की उपज नहीं हुई, खेती में उत्पादन नहीं हुआ, खेती में फसल नहीं हुई, तो अब कर जो पहले थे वो भी नहीं दे पा रहे हैं, तो बढ़ाने के बाद में वो क्या दे पाएंगे? तो ये समस्या उत्पन्न हुई। अब सैनिकों के जो वेतन है वो मोहम्मद तुगलक उनको नकद के रूप में देते थे, और यहाँ तक कि उन्होंने कीमतों पर नियंत्रण के लिए एक प्रकार से नए नोट बनाए कागजी रूप में, जिसको टोकन कहते थे। ठीक है, तो मोहम्मद तुगलक ने नगद वेतन देने के लिए सैनिकों को टोकन की व्यवस्था की गई। एक तरह से एक कागज़ के रूप में होते थे, सांकेतिक रूप में, संकेत के रूप में। अगर जो सिक्के थे, अगर उन्होंने सिक्के चलाए तो सिक्के जो थे पहले सोने चांदी के हुआ करते थे, लेकिन अब जो सिक्के हैं वो सस्ती धातु के हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ एक डर उत्पन्न होने लग गया कि अगर सस्ती धातु के सिक्के हैं तो अब हर कोई बना सकता है, और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जाली सिक्के वाली समस्या उत्पन्न हो गई। जाली यानी नकली सिक्के वाली। मतलब अपन वो चीज़ समझ रहे हैं कि जब मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे तो मोहम्मद तुगलक ने सैनिकों के लिए अपने साम्राज्य में कौन कौन सी व्यवस्थाएं की थी, वो व्यवस्थाएं पढ़ रहे हैं। अपन क्या पढ़ रहे हैं ये पता होना जरूरी है। पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि अपन पढ़ क्या रहे हैं, फिर क्या पढ़ेंगे उसमें ये भी समझना ज़रूरी है। तो अपन ये पढ़ रहे हैं कि जब मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे दिल्ली पर, जब उस समय वहाँ का सुल्तान मोहम्मद तुगलक था, तो उसने इन आक्रमणों को रोकने के लिए, अपने साम्राज्य की रक्षा करने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की सैनिकों के लिए, लोगों के लिए। तो अपने ये पढ़ा है कि पहले सैनिकों को कहाँ पर लाया, वहाँ के लोगों को कहाँ भेजा, उनके खाने की क्या व्यवस्था है कि किस प्रकार उन्होंने कर बढ़ाए, और उनको वेतन देने के लिए किस प्रकार से उन्होंने टोकन की व्यवस्था की। और इसी समस्या की वजह से जो चतुर लोग थे उन्होंने इस जो सोना चांदी के जो सिक्के आते थे उनको अपने पास में रखते थे, और फिर इस धातु के सिक्के और यहाँ तक कि जाली सिक्के को भी बाज़ार में आराम से चल सकते थे, बेच देते थे, उनसे सामान खरीदते थे। और धीरे धीरे ये हुआ कि अब बाज़ार के अंदर नकली या जाली सिक्के आसानी से मिल जाते थे। तो ये समस्या उत्पन्न हुई।
इन बातों को ध्यान में रखते हुए इतिहासकार कहते हैं कि जो प्रशासनिक कार्य था मोहम्मद तुगलक का सफल नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा। तो ये जो कार्य है जो मोहम्मद तुगलक के, इतिहासकार कहते हैं कि सफल नहीं थे, क्योंकि इससे जो आक्रमण हुए बाद में, उन आक्रमणों को वो झेल नहीं पाया। तो हमने प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं देखी मोहम्मद तुगलक की, तो इतिहासकार कहते हैं कि ये इनकी क्या थी, असफल थी। ठीक है, क्योंकि इसने जो कश्मीर पर जो आक्रमण किया वो बिल्कुल सही नहीं रहा। इस पर जो आक्रमण हुए उनको खास रोक नहीं पाया और अपने सैनिकों को बीच में रोका, भंग किया, और जो योजना बनी आक्रमण करने की ईरान पर वो भी गलत थी। लोगों को जब दौलताबाद भेजा तो लोग नाराज़ हो गए और लास्ट में जब उन्होंने कर बढ़ाए, यहाँ तक कि अकाल भी पड़ गया और फिर कर बढ़ाए, तो लोगों का विरोध हुआ और लोगों ने बगावत कर दी। लोगों ने क्या की, बगावत, जनता ने बगावत कर दी और बगावत से मोहम्मद तुगलक को काफ़ी नुकसान हुआ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसकी जो व्यवस्था है व्यवस्थित रूप से नहीं थी और इनको काफ़ी नुकसान भी हुआ। इसकी बात हमने अभी कर ली थी। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो इसके आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 12वीं और 13वीं शताब्दी में जिस प्रकार से मंगोलों के आक्रमण हुए, उन मंगोलों का आक्रमण किस प्रकार रोका गया, ठीक है, और एक तरफ से अलाउद्दीन खिलजी किस प्रकार अपनी प्रशासनिक व्यवस्था से सफलता हासिल करता है और किस प्रकार एक मोहम्मद तुगलक प्रशासनिक व्यवस्था से असफलता उसको मिलती है, इसकी अपने बात की है। और यहाँ तक कि इतना हुआ कि मंगोलों पर आक्रमण करने की बात की गई और अभियान भी बनाए गए, तहत अलग अलग प्रकार की योजना भी बनाई। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में 14वीं और 15वीं शताब्दी में क्या हुआ उसकी भी बात करेंगे। और दिल्ली, आगरा, जौनपुर, यहाँ इलाकों पर सैयद और लोदी वंश के राजा थे। तो फिर ध्यान रखना है कि तुगलक वंश के बाद में 1526 तक जो बीच में अनेक वंश के जो सुल्तान थे, जिसमें सैयद और लोदी वंशों का नाम आता है। तो तुगलक वंश से लगाकर 1526 तक, इसके बीच के समय में दिल्ली, आगरा, जौनपुर, इन इलाकों पर सैयद वंश और लोदी वंश का साम्राज्य था। ठीक है, तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। ठीक है, लेकिन इसमें जो आगरा और दिल्ली पर तो इनका था, लेकिन जौनपुर के अंदर आपको ध्यान में रखना है कि जौनपुर है या मालवा है, मैं बंगाल भी बोल देता हूँ, और राजस्थान, यहाँ पर अलग अलग वंश के राजाओं ने साम्राज्य संभालने की कोशिश की और उनकी सफलता भी मिली। मतलब ये हुआ कि जब लोदी और सैयद वंश के जो सुल्तान है वो दिल्ली पर राज कर रहे थे, उस समय राजस्थान में राजपूत वंश आगे बढ़ रहा था। उनके अपने अलग अलग साम्राज्य थे, वो अपने छोटे से प्रदेश के अंदर साम्राज्य में अपना शासन व्यवस्था चला रहे थे। ठीक है, और बाहर से भी लोग आ रहे थे, अफगान, तो उनकी भी बात की थी अपने। तो एक प्रकार से ये जो ऐसे इलाके हैं जहाँ अपने खुद के स्वतंत्र रियासत के रूप में अपने राज्य में इलाके, अपने इलाकों पर ये राज कर रहे थे। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल आपको बात समझ में आ गई होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि जब 14वीं और 15वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत सैयद और लोदी वंश के समय ही जब इनका दिल्ली और आगरा पर शासन था,
तब भारत के अंदर और भी ऐसे इलाके हैं जैसे जौनपुर, मालवा, बंगाल, राजस्थान, इन प्रदेशों के अंदर अफ़गान हैं या राजपूत हैं और भी वंश के राजा स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे थे। वो अपनी सैन्य शक्ति और हर प्रकार की सैनिक शक्ति हो या और भी प्रशासनिक शक्ति या राजनीतिक शक्ति बढ़ा रहे थे और अपने आप को स्वतंत्र किए हुए शासन कर रहे थे। तो अब धीरे धीरे इनका शासन चल रहा था और फिर भारत के अंदर मुग़लों का आक्रमण होता है, मुग़ल वंश की स्थापना होती है और इसी मुग़ल वंश के अंतर्गत जब हुमायूं दिल्ली का बादशाह बनता है तो उसी के शासन के बीच में शेरशाह सूरी आक्रमण करता है और 1540 से लगाकर 1555 तक शेरशाह सूरी वंश की जो वंश है, सूरी वंश दिल्ली पर रहता है। फिर बाद में वापस हुमायूं आता है। तो इस प्रकार से बीच में एक लंबा दौर चलता है। जो शेरशाह सूरी हैं वो बिहार के अंदर एक छोटे से इलाके का कमाल संभालने वाला था जिसका नाम था चाचा। मतलब बंगाल के अंदर चाचा नाम जो इलाका है वहाँ पर शेरशाह सूरी का नियंत्रण था और वहाँ से संभालते हुए आगे बढ़ता है और अपनी बहादुरी के माध्यम से हुमायूं को भी हरा करके दिल्ली की सत्ता पर उसका राज हो जाता है और वो लगभग 15 साल तक उसका जो वंश चलता है उसकी अपने बात कर ली थी। तो एक तरह से राजवंश बढ़ते जा रहे थे और इस प्रकार से शासन व्यवस्थाएं चल रही थी। तो शेरशाह सूरी ने जो राज व्यवस्था चलाई थी वो अलाउद्दीन खिलजी के तहत उनके पद पर चला था। और जो महान अकबर हैं वो अकबर जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो शेरशाह सूरी के प्रशासनिक व्यवस्था पर कायम रखने वाला था। तो खैर इसकी अपने बात कर ली है। तो 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी में हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा है कि लोधी वंश और सैयद वंश के अंतर्गत हमने ये समझ लिया कि किस प्रकार भारत के विभिन्न भागों के अंदर उनकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं चल रही थी। खैर अपना आगे बढ़ते हैं कि अब इस प्रकार से भारत के अंदर हम जो विस्तार से पढ़ेंगे मुग़लों का कि मुग़लों का आक्रमण किस प्रकार से होता है। और क्योंकि शुरुआत में जो मुग़लों के आक्रमण हुए उनको रोका गया, लेकिन बाद में आक्रमण हुए। लेकिन जब मुग़लों के आक्रमण हुए और मुग़लों में बाबर ने जब आक्रमण किया उस समय दिल्ली पर जो लोधी वंश था उसके जो इब्राहिम लोधी थे वो ज़्यादा शक्तिशाली सुल्तान नहीं थे, तो हारना पड़ा। और उसी हार की वजह के बाद बाबर दिल्ली की गद्दी पर बैठा और उसका मुग़ल वंश की स्थापना हो गई एक तरह से 1526 ईस्वी के अंदर। ठीक है, लेकिन उसी 11वीं शताब्दी के दौर में ईसाइयों का मानना था कि समाज के अंदर 3 इकाइयाँ होती हैं। एक इकाई जिसके अंदर एक तो प्रार्थना करने वाली, एक युद्ध करने वाली, एक खेती करने वाली। तो अभी आपका पाठ पूरा होने वाला है, 2-3 बातें कर लेते हैं, उसके बाद नए पाठ की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो अपने समझ रहे हैं कि जो 14वीं शताब्दी है और जो 15वीं शताब्दी है इसके दौर में क्या हुआ। इसके दौर में ये हुआ कि इससे पहले क्या हुआ ये हमने समझ लिया, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक के बारे में, राजपूत, चौहान वंश, तोमर वंश, काफ़ी चीज़ें पढ़ी है। अब 14वीं और 15वीं शताब्दी में जो आगरा दिल्ली पर जो सैयद वंश और लोधी वंश था तो आगरा और दिल्ली पर जो सैयद वंश और लोधी वंश थे इन शताब्दियों के बीच में, इन्हीं के दौर के बाद में 1526 के अंदर इस लोधी वंश के इब्राहिम लोधी पर मुग़लों में जो बाबर था वो आक्रमण करता है। ठीक है, 1526 के अंदर। लेकिन इसके बाद में जब बाबर के बाद में ध्यान रखना है कि जो हुमायूं आया तो हुमायूं के समय बिहार के चाचा इलाका पर व्यवस्था चलाने वाला, प्रशासनिक रूप से काम करने वाला शेरशाह सूरी उसने मेहनत करते हुए
जब बाबर के बाद में हुमायूं आया उस पर आक्रमण किया और हुमायूं को यहाँ से भगा दिया और फिर दिल्ली की शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले ली। तो ये हुमायूं के समय की कंडीशन है। 1540 से लगाकर 1555 तक ये जो दौर था वो शेरशाह सूरी का था। तो ये बात अपने कर ली थी 1555-56 तक। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद में मुग़ल वंश आया और मुग़ल वंश के अंतर्गत अलग अलग राजा बादशाह बने। बाबर बना, हुमायूं, अकबर, सलीम, जहांगीर, ठीक है। इस प्रकार से अपने बात की और सलीम या जहांगीर एक ही बात है। फिर शाहजहाँ और औरंगजेब की बात की। लेकिन 11वीं शताब्दी के अंदर जो ईसाई धर्म है वो ये मानता है कि समाज के अंदर 3 इकाइयाँ होती हैं। एक पूजा पाठ करने वाली, प्रार्थना करने वाली, दूसरी जो बात है वो है योद्धा करने वाली, युद्ध करने वाले समाज, और खेती करने वाले समाज। तो ईसाइयों की जो समाज व्यवस्था थी उसमें क्या बात थी, तो 11वीं शताब्दी में जो ईसाई धर्म था उस ईसाई धर्म में समाज को 3 वर्गों में बांटा गया। समाज को 3 भागों में बांटा गया, जिसमें एक तो कहा गया कि एक तो होता है प्रार्थना करने वाला वर्ग, 3 वर्गों में। समाज का एक ऐसा वर्ग जो केवल प्रार्थना करता है, समाज का ऐसा वर्ग जो केवल युद्ध करता है, तो युद्ध करने वाला वर्ग। और तीसरा तो कि खेती करने वाला वर्ग। ग्यारहवीं शताब्दी में ईसाई धर्म के अंतर्गत ईसाइयों का मानना था कि समाज के जो 3 वर्ग होते हैं, एक तो प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग, ठीक है। इसको एक को ईश्वरीय धर्म, ईश्वरीय शांति कहते थे, एक नाइट, युद्ध करने वालों को नाइट कहा जाता था, और ठीक है, और एक तरह से खेती करने वाला जो लोगों के, बाकी लोगों के लिए अनाज उत्पादन करने का काम करता था। तो ईसाइयों का इस समय का दौर था, ठीक है। तो इस प्रकार से दिल्ली के अंदर किस प्रकार बाहर से आक्रमण हुए, दिल्ली पर किस प्रकार से अलग अलग वंशों ने यहाँ पर शासन किया, उनके दौर के समय की क्या प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, अपने इनको विस्तार से तो नहीं पढ़ा है, आपकी जितना काम का है उतना ही पढ़ा है। लेकिन अगर हम बड़ी क्लासों की बात करो, जब आप बड़ी क्लास में आएंगे तब इनके बारे में आप विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक राजाओं के प्रशासनिक सैन्य शक्ति के बारे में। और इसके अलावा आप ये भी समझेंगे कि किस प्रकार एक राजा ने दूसरे राजा पर आक्रमण किया, उनकी जो सैनिक व्यवस्थाएं थी, उन सैनिकों की व्यवस्थाओं की वजह से उनके साम्राज्य में कैसे बढ़ोतरी हुई, वो एक विस्तार से पढ़ा जाएगा। आपके लिए इसी पाठ में इतना ही है। खैर, अगर एक तरफ से ये जो पाठ है आपका, इस पाठ के नाम से तो पूरी किताब है, पूरी किताब बढ़ती है। इतना आपको डीपली नहीं पढ़ना, आपको इतना ऊपर से पढ़ना है कि किस प्रकार से वंश हैं, किस प्रकार से उनकी प्रशासनिक व्यवस्था है, ठीक है। अगले पाठ में जो अगला पाठ है आपका वो मुग़लों के बारे में है, और मुग़लों के बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे, क्योंकि मुग़लों के बाद में भारत में अंग्रेज़ आ जाते हैं और अंग्रेज़ों की किस प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्थाएँ चली, अंग्रेज़ों ने भारत में किस प्रकार से शासन व्यवस्थाएँ चलाई, उनकी पुनः बात करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी अपना अगली वीडियो में पढ़ेंगे।